चलिए अभी तक हम क्या देख चुके हैं दैट लॉ ऑफ अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि भाई कितने टाइप की हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस होती है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होती है, और जितनी भी हमारी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है ये हम देख चुके हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं कंजर्वेशंस ऑफ लॉ। जितने भी हमारी कंजर्वेशंस की चीज़ें हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशंस जितने भी हम देखते हैं, हमारे कितने लॉज ऑफ कंजर्वेशंस हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशंस कौन सा होता है? दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ कौन सा होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला लॉ हमारा किसका? एनर्जी के कंजर्व होने का होता है। सेकंड कौन सा होता है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा कौन सा होता है हमारा? लीनियर मोमेंटम का। अंडरस्टैंड बच्चों? पहला लॉ एनर्जी के कंजर्व होने का, अंडरस्टैंड। दूसरा लॉ लीनियर मोमेंटम के कंजर्व होने का। थर्ड, सिमिलर वे में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो तीसरा कौन सा होता है? एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व होने का। फोर्थ हमारा बेसिकली क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्व होने का लॉ होता है। तो हमारे पास जितने भी लॉ होते हैं वो कंजर्व होते हैं। कंजर्व होने का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशंस का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम चलता जा रहा है, टाइम चल रहा है और कोई भी चीज कांस्टेंट है, वो कंजर्व है। कंजर्व होने का मतलब जितनी वो पॉजिटिव वे में हो रही है उतनी ही वो नेगेटिव वे में होगी या होएगी, डेफिनेटली होएगी। जैसे कि मैं एनर्जीज के बारे में या फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करूं जो कि कंजर्वेशंस के ऊपर है। जैसे कि अगर मैं कोई भी चीज़ उठाता हूं, ये उठाई, मतलब एक पॉजिटिव वे में मैंने वर्क किया है तो वो वर्क छोड़ने के बाद मेरे को वापस मिलेगा। मतलब जो कोई भी फोर्स लगती है और जो वर्क डन होता है वो वर्क डन जब आपका उस फोर्स को आप हटाते हैं तो वो वर्क डन एज इट इज वे में वापस आ जाता है। जैसे कि इलास्टिक होती है, इलास्टिक को आप खींचते हैं, आप कुछ फोर्स लगा के वर्क डन कर रहे हैं, तो जब भी आप छोड़ेंगे तो वो वर्क डन आपको वापस मिलेगा। मीन्स सर ये कंजर्वेशंस के ऊपर आ जाती है। तो कंजर्वेशंस क्या होता है? कंजर्वेशंस वर्ड क्या होता है? दैट एनीथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई भी चीज जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती है या चेंज नहीं हो सकती है वो बेसिकली कंजर्वेशंस की डेफिनेशन कहलाती है। एनीथिंग दैट डज नॉट बी चेंज, एनीथिंग दैट डज नॉट बी चेंज, डज नॉट सही रहेगा, दैट डज नॉट बी चेंज इज नॉन एज एन कंजर्वेशंस। अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसको कहा किसने था? बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक बहुत ही सुंदर इक्वेशंस इस बात को फॉलो भी करती है। कौन सी? E is equal to mc square. That energy mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. This equations tell us mass energy conservations. तो conservation of energy क्या होती है कि energy can be converted into, cannot be created or produced, but it can be converted to one form to another form. Energy can be converted into one form to another form. Means sir, energy can be converted into other form of energies. Energy can be converted into other form of energy, but it cannot be destroyed and it cannot be created. It cannot be destroyed, it cannot be created. How is it? जैसे कि मैं अपने हाथ की काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को मैं आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं। धीरे धीरे वो टकराती है तो वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आपके घरों में बैटरी लगी होती है इन्वर्टर पर, वो बैटरी बेसिकली क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इन्वर्टर आपका क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि लाइट होती है, लाइट बेसिकली क्या करती है? आपकी
इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ से पता चलता है कि एनर्जी ना ही तो क्रिएट होती है ना ही तो डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या रहेगी, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जाती है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड, it can be converted into one form to another। मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि ये रहा, ठीक है ना। इसमें इसने कहा था इस इक्वेशन के हिसाब से दैट ये वाला एक मास है, इसके पास एक मास है, जब मैं इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करूंगा तो ये एक वेव बन जाएगी, मीन सर ये एक एनर्जी बन जाएगी। जैसे कि लाइट एनर्जी है ना, लाइट वेव्स आ रही है, ये एक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। तो जब भी हम अब ये पार्टिकल जब लाइट की स्पीड से या कोई भी लाइट की स्पीड से कोई भी जैसे लाइट दिख रही है आपको, कोई भी चमकती हुई चीज़ दिख रही है, आप उसको उसके ऊपर किसी भी वे से आप उसकी स्पीड अगर जब आप कम कर दोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक पार्टिकल है जिसका कुछ ना कुछ मास है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स किसी के ऊपर नहीं लिपटती है, मतलब जो m इंटू पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है, ये किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहेगा ना, वो कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज या चेंज नहीं होगा जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जा सकती है। अंडरस्टैंड। तो क्या कहा मैंने, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब ये है कि जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी ना तो इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। जब ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी स्पीड जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। ये v स्पीड से चल रहा है तो ये v स्पीड से ही चलता रहेगा, और ये अगर रुका हुआ है तो ये रुका ही रहेगा। तो वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आता है। मीन सर लीनियर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपकी नहीं लगेगी। उसके बाद आपका आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन बेसिकली क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, अंडरस्टैंड दैट लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑन द अदर एंड सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब ये लीनियर वे में इधर से इधर मूव करेगा, मतलब सपोज करो दिस इज एन अ फुटबॉल, अंडरस्टैंड, दिस इज एन अ फुटबॉल, ओके। जब मैं इसको किक करूंगा या इसको हाथ से फोर्स लगाऊंगा तो ये एक डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो मतलब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मोमेंटम चेंज हुआ। पहले मास इंटू विलो, मास तो है इसके पास, वेलोसिटी भी है, मतलब मोमेंटम चेंज होने का मतलब ये रहेगा कि ये एकदम अपनी पोजीशन एकदम अचानक चेंज करेगा। ये जैसे कि मास इंटू वेलोसिटी के हिसाब से ये जो वेलोसिटी है बेसिकली अभी हाल फिलहाल में ये वेलोसिटी जीरो है आपकी। जीरो वेलोसिटी का होने का मतलब, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब अगर आपने 9th क्लास में वेलोसिटी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया, अगर नहीं भी आया तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये देखो इसका मोशन अभी जीरो है ना, तो जैसे ही जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता ना ये मूव नहीं करेगी। अगर ये मूव कर रही है, जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी तो ये रुकेगी भी नहीं। जैसे कि स्पेस में होता है ना, स्पेस में लीनियर मोमेंटम का यूज होता है। स्पेस में जो पार्टिकल जैसे कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो एक सेम स्पीड से मूव करते रहते हैं। कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। जब इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो ये मूव, जैसे कि नासा अपना रॉकेट छोड़ता है, जैसे ही नासा ने अपना रॉकेट छोड़ा ना और वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर गया, तो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर गया तो
उस मंगलयान ने या जो भी स्पेस के अंदर हमने जो भी रॉकेट छोड़ा है तो उसका फ्यूल खत्म हो गया है, लेकिन उसकी जो इन द एंड वेलोसिटी रही है ना, तो वही वेलोसिटी रहेगी, जो स्पीड जिस वेलोसिटी से वो चला है वही स्पीड उसकी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, और जब भी कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगी तो उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एंगुलर की बात करूं तो जितना भी रोटेशनल मोशन होता है ना बच्चों, रोटेशनल मोशन मतलब जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं, जैसे कि अर्थ अपनी एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट करती है ना बच्चों, दिस इज रोटेशनल मोशन। जो ये रोटेशनल मोशन होता है ये एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से आती है। जैसे कि मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, एकदम तेज कर देता हूं, तो ये है जब तक मैं इसके ऊपर एंगुलर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा ना, जैसे कि आप पंखा चला रहे हैं, ठीक है ना, पंखा पहले आराम आराम से चलता है, तो मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी नॉर्मल है। जैसे आप रेगुलेटर से ऑन करते हैं आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी तेज कर देते हैं, रेगुलेटर से ऑन करने के बाद जो वो रोटेट करता है ना, मींस उसका एंगुलर मोमेंटम है कुछ, और जब भी आप रेगुलेटर से को घुमाते हैं या तेज करते हैं तो रेगुलेटर से आपका पंखा और ज्यादा तेज हो जाता है। मेन सर उसके ऊपर आप एंगुलर फोर्स लगा, रोटेशनल फोर्स लगा देते हैं, रोटेशनल मोशंस की वजह से जो वो टॉर्क जिसे हम फोर्स कहते हैं, रोटेशनल फोर्स की डेफिनेशन देते हैं, तो आप वो टॉर्क लगाते हो, टॉर्क लगाने की वजह से आपका पंखा जो होता है वो और तेज मूव करने लग जाता है। मेरा कहने का यहाँ पे सीधा साधा सा मतलब ये है कि भाई जब भी कोई भी चीज स्पिन अपने एक्सिस पे करती है ना, तो वो बेसिकली रोटेशनल मोशंस में की जाएगी। जैसे कि बॉल है, ठीक है, बॉल है, स्पिनर है एक बॉल, एक दो तरह के बॉलर होते हैं हमारे, एक तो हमारे फास्ट बॉलर होते हैं और हमारे स्पिनर होते हैं, ठीक है ना। जो फास्ट बॉलर होते हैं वो लीनियर मोमेंटम के थ्रू बॉलिंग करते हैं, और जो स्पिनर होते हैं वो एंगुलर मोमेंटम के थ्रू बॉलिंग करते हैं। एंगुलर मोमेंटम वो स्पिन करते हैं, वो ऐसे घुमाते हैं बॉल को। अंडरस्टैंड? आई होप इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज लीनियर मोमेंटम एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। तो जब भी आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते हैं तब तक उसकी जो स्पिन है वो ज्यादा नहीं होगी। अंडरस्टैंड बच्चों? जैसे कि बॉलर ने बॉल फेंकी, एक स्पिनर ने बॉल घुमा के अपने फिंगर से ऐसे घुमाई, तो घुमाने के बाद उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम था, वो टप्पा खाई, टप्पा खाने के बाद एक बैट्समैन के एज पर लगी, वो एज पर लगते ही वो बॉल बहुत ज़्यादा घूम जाती है, जैसे कि टप्पा खाने के बाद वो टर्न इधर उधर हो जाती है। तो जब भी स्टिप करते हैं या जब भी अर्थ पर के कांटेक्ट में आते हैं तो पहले तो वो जो उसकी एंगुलर मोमेंटम कुछ थी जो बॉलर ने दी थी, फिर जो बैट की वजह से उसकी एंगुलर मोमेंटम चेंज हुई ना, जो एंगुलर मोमेंटम वो कब तक नहीं चेंज हुई, जब तक बैट ने उसका टॉर्क नहीं बढ़ाया। जब तक बैट उसका टॉर्क नहीं बढ़ाएगा, जब तक कि हम एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, जब तक वो चीज कंजर्व रहेगी। अंडरस्टैंड? आई होप मैं एंगुलर मोमेंटम को समझाने में सफल रहूंगा, या एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन को समझाने में सफल हुआ होऊंगा। तो ये दोनों चीजें बेसिकली क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये फुटबॉल है, एंड इसी एग्जांपल को कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो जब किक मारी तो ये लीनियर मोमेंटम के हिसाब से मूव करेगी, और यहाँ पर ये जब अपनी एक्सिस पे मूव करेगी तो कोई भी एक प्लेयर है इसको जब अपने हाथ पे ऐसे घुमाएगा, इसको एक्सटर्नली ऐसे टॉर्क देगा, तो जो वो टॉर्क एक्सटर्नली देगा तो उसकी रोटेशनल और एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होगा। और वो जब तक अगर वो एक चीज से घुमा रहा है तो वो घूमती ही रहेगी, जैसे कि हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है तो स्पिन करती ही रहती है, और वो चेंज नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। आई होप बच्चों आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अंडरस्टैंड? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और लीनियर मोमेंटम आपका क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, that charge can neither be created nor be produced, it can be transferred from one body to another body. Transfer from one body to another body, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अंडरस्टैंड? ये बलून लगा लो, ठीक है, ये बलून है, अभी इसके ऊपर दोनों चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव भी है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। अंडरस्टैंड बच्चों? लेकिन वो रैंडम वे में है। रैंडम वे में मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ, वो इस वे में है। अंडरस्टैंड? एक बच्चे ने लिया, उसको रब किया,
उसको रब किया। उसको रब करने का मतलब है उसने उसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। चार्ज करने का मतलब है उसने उसके पार्टिकल्स जो है मोस्टली उसको इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स ज़्यादा दे दिए। क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स ज़्यादा दे दिए। तो ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये ना तो उसने क्रिएट किया है ना तो उसने कुछ किया, सिर्फ इस चार्ज को सेपरेट आउट किया है। क्या किया इसने, इस चार्ज को सेपरेट आउट किया है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, या एक डायरेक्शन में उसने बेसिकली कैसे कर दिया होगा, मोस्टली इसके आउटर सरफेस पे, जो बलून का आउटर सरफेस है वहाँ पे नेगेटिव 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 लेके आ गया होगा, और जो इनर सरफेस है वो पॉजिटिव 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 या पॉजिटिव लेके आ गया होगा। और जब भी फिर आप ये नेगेटिव है और आपका हाथ है, आपके हाथ पे पॉजिटिव होगा, तो आप जब भी इसको टच करोगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे और बलून आपके हाथ पे चिपक जाएगा। तो जैसे ही आपका दीवार है, दीवार पे पॉजिटिव चार्ज होएंगे तो आप इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे तो ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो इस वजह से ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होते हैं। दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसको हम किसी दूसरी बॉडी के साथ टच करते हैं, सपोज इसके साथ मैं टच करूंगा, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इसके पीछे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक रोड अगर मैं लूँ और उसको इसके साथ टच करूँ तो यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो सेपरेशन चार्ज का, चार्ज को क्रिएट नहीं किया ना, पहले ही हर बॉडी के अंदर चार्ज था, सिर्फ उसको सेपरेट आउट किया है। दिस इज नोन एज एन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब यही है कि वो चीज़ चेंज नहीं होगी, वो चीज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। वो चीज़ कब चेंज होगी, जब एक्सटर्नली उसके ऊपर कोई चीज़ लगाई जाएगी। ना तो वो क्रिएट होती है ना तो वो डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अंडरस्टैंड? लीनियर, देखो मोमेंटम अगर अभी आप तक आपको नहीं पता है, मोमेंटम मैथमेटिकली आपको नहीं पता होगा दैट मोमेंटम क्या होता है। चलिए मोमेंटम को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं क्या होता है, या आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इट इज एन अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम में बेसिकली क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू, एंगुलर मोमेंटम में मास इनटू एंगुलर स्पीड, जो भी इसकी ओमेगा हो जाती है। जैसे भी जो इसकी एंगुलर स्पीड हो जाती है वो एंगुलर मोमेंटम हो जाती है। और इसमें मोमेंटम, और अगर आप मोमेंटम सिंपल वे में समझना चाहें ना, मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम देखिए क्या होता है, ध्यान से। आप क्रिकेट, मैं क्रिकेट के बहुत सारा एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ क्रिकेट। तो जैसे ही आपके पास, आप बॉलर ने बॉल थ्रो करी और बॉलर ने जो बॉल थ्रो करी वो 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने थ्रो करी, तो आपके पास बैट है, तो आपने जैसे ही 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपने बैट की स्पीड से, मतलब बैट की फोर्स से उस बॉल को हिट किया, तो उस बॉल की स्पीड चेंज हो जाएगी। उस बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब उस बॉल का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। और मोमेंटम का एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल आप देखेंगे कि जो फुटबॉलर होते हैं ना, वो पहले आराम से भागते हैं, जैसे ही बॉल उनके पास एकदम तेज भागते हैं, मांगते ना, मतलब वो एकदम मोमेंटम अपना इंक्रीज कर लेते हैं, वो मोमेंटम अपना गेन कर लेते हैं। आपने कई बारी मोमेंटम के बारे में एक बात और सुनी होगी, जैसे कि आप गेम देखते हैं, कोई भी क्रिकेट गेम, मैं तो क्रिकेट ही ज़्यादा देखता हूँ, उसी में सुनता हूँ। तो जैसे ही 17 ओवर होते हैं या 15 ओवर होते हैं, तो क्या कहते हैं कि अब टीम को अपना मोमेंटम बढ़ाना चाहिए, अब मोमेंटम कर लेना चाहिए, मोमेंटम में आ जाना चाहिए। मतलब कि क्या है कि उस चीज़ को जिस रन रेट से वो चल रहे हैं उस रन रेट को तोड़कर या तो ज़्यादा रन रेट करना चाहिए और ज़्यादा रन रेट करना चाहिए, या कम रन रेट चाहिए, मतलब चेंज इन मोमेंटम करना चाहिए। लेकिन उनकी बात क्या होती है, इंक्रीज इन मोमेंटम की बात होती है कि वो मोमेंटम उनका इंक्रीज होना चाहिए। आई होप मैं इन सभी चीज़ों को सेटिस्फाई क्लियर कर पाया हूँगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से देखिए। मैं 2 पार्ट करवा चुका हूँ, यहाँ पर मैं मोस्टली आपका जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।